तो हेलो वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम लोग करेंगे अपना मैथ का चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर किया और उसमें जैसे हमने क्वेश्चंस किए, अब से हम लोग उससे थोड़ा अलग करेंगे और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर में किए, पहले 1 मार्क क्वेश्चन करते थे, फिर 2 मार्क करते थे, फिर 3 मार्क करते थे, उसके बाद 5 मार्क्स करते थे। लेकिन मैंने आप लोगों का सैम्पल पेपर देखा जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसमें कुछ इस तरीके से था। सेक्शन ए में आप लोगों के एमसीक्यूज क्वेश्चन थे और एजर्सन क्वेश्चन थे 1 मार्क वाले। उसके बाद सेक्शन बी में थे 2 मार्क क्वेश्चन, उसके बाद सेक्शन सी में 3 मार्क क्वेश्चन, उसके बाद सेक्शन डी 5 मार्क क्वेश्चन और फिर लास्ट में सेक्शन ई में थे केस बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं भी आप लोगों को मतलब चैप्टर 3 से 2 चैप्टर तो हमारे हो चुके हैं, लेकिन चैप्टर 3 से आप लोगों को पहले आप लोगों को मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद उसी में 1 मार्क वाले में एजर्सन क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे हम लोग 2 मार्क क्वेश्चन, फिर 3 मार्क क्वेश्चन, फिर 5 मार्क क्वेश्चन और लास्ट में आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिया करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को पूरा इसमें इस साल क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, पिछले साल अलग तरीके से आता था क्वेश्चन पेपर, इस साल अलग तरीके से आएगा। आप लोगों को एक साथ ही सारे चैप्टर का ब्लूप्रिंट चाहिए और एक साथ ही आप लोगों को पता लग जाए कि किस चैप्टर में से कितना पोर्शन डिलीट हुआ है। ये सारी चीजें अगर आप लोगों को एक ही वीडियोस में चाहिए तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो चलते हैं उन सभी पॉइंट्स की तरफ जो कि हम चैप्टर स्टार्ट होने से पहले देखते हैं। सिलेबस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमें देखने को मिलेगा लीनियर इक्वेशन के पेयर 2 वेरिएबल में और उनके ग्राफिकल मेथड, उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, ये मैं आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तभी बता दूंगा कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कितने एल्जेब्रिक कंडीशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एक और होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो इस बार आप लोगों के सिलेबस से डिलीट हो चुका है। उसके बाद है सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। यही है आपका सिलेबस। इसमें से अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, आप लोग जैसे क्वेश्चन करोगे फिर लास्ट में एक बार और पढ़ोगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिलीटेड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.5, 3.6 विद एग्जांपल। वेटेज की बात करें तो 3 मार्क्स का वेट रखता है आपका ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तीसरा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें 1 नंबर में और एक आ सकता है 2 नंबर में। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो पेयर का मतलब होता है पेयर, किसी भी 2 चीजों का जो पेयर होता है उसे पेयर कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा जाता है, जैसे मैं आप लोगों को जनरल फॉर्म की बात करूं, देखो ये है उस इक्वेशन का, इस चैप्टर में जो इक्वेशन यूज होगा ये है उसका जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल कौन से हैं, x और y, ठीक है। ये यहाँ पे 2 इनके वेरिएबल हो गए। और लीनियर क्यों कहा गया, लीनियर इसलिए कहा गया क्योंकि x और y की जो डिग्री है वो 1 है। वहीं अगर ax² होता तो वो हो जाता क्वाड्रेटिक, ठीक है, वो हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ax³ होता तो वो हो जाता क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे x की भी और y की भी जो डिग्री है वो है 1, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। पेयर इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी इक्वेशन का यूज होगा वो सारे इक्वेशन पेयर में होंगे, ठीक है। वो जैसे भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा पता चल जाएगा और बच्चों को तो आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद है 2 वेरिएबल का मतलब पता ही चल गया है आप लोगों को। अगर सिर्फ यहाँ पे x होता है, जैसे हमने इससे पहले दूसरे चैप्टर में देखा था तो उसमें ऐसा होता था x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो x है यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे x भी है y भी है। इसका मतलब वेरिएबल जो है वो 2 है। और यहाँ जो a b c है उसके यहाँ कोई भी डिजिट आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ऐसे मिलता था 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो है वेरिएबल 1 है, यहाँ पे वेरिएबल 1 है, सिर्फ x है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y। आशा करता हूँ आप लोगों को चैप्टर का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 1500 एंड 6 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 2400, फाइंड द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। 3 कुर्सी और एक टेबल की कीमत है 1500 रुपए और 6 कुर्सी और एक टेबल की कीमत है 2400 रुपए। तो हमें एक ऐसा लीनियर इक्वेशन बताना है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर पाए।
इस चैप्टर में जो लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब आपको ये एग्जांपल देख के समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का नाम पेयर क्यों है, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन है वो पेयर में आता है। यहाँ पे भी देखो हर इसका भी सॉल्यूशन पेयर में है, ठीक है। कहीं आप लोगों को एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, सारे सॉल्यूशन पेयर में होंगे। तो करते हैं लीनियर इक्वेशन को फाइंड। अगर हम चेयर की कीमत को x माने, ठीक है, तो टोटल कीमत कितनी आ जाएगी? लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी x, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ टेबल बी y। अब देखो अगर चेयर की कॉस्ट x है और टेबल की कॉस्ट y है, ठीक है, तो क्या उन दोनों का जो टोटल होगा, ऐसे भी तो आ सकता है, अगर मैं 3 चेयर को उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं और एक टेबल को y के वजह से टेबल की कॉस्ट है y से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर दूं तो 1500 ही तो आएगा, ठीक है। तो एक इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है। हम मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, इसमें आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो देखो 3 इंटू एक्स, ये आ जाएगा हमारा टोटल चेयर का कॉस्ट, ठीक है। एक चेयर का कॉस्ट x है तो 3 चेयर का कॉस्ट 3x प्लस एक टेबल का कॉस्ट है y और एक ही टेबल हमने खरीदा है तो उससे y। अब इन दोनों का कॉस्ट कितना है? 1500। अब दूसरे बार में उसने कहा है 6 चेयर, एक चेयर की कीमत कितनी है? x, तो 6 इंटू एक्स, इसका मतलब टोटल चेयर उसने कितने रुपए में लिए? 6 इंटू एक्स, क्योंकि x है चेयर की कीमत, प्लस उसने भी दूसरी बार में भी एक ही टेबल लिया गया, तो टेबल की कीमत तो y है, तो प्लस y, और इस बार जो कीमत निकल के आई वो आई 2400, ठीक है। यही हमसे कह रहा था, यही हमसे लीनियर इक्वेशन मांग रहा था जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे। अगर हम इसे मैच करते हैं पहले से, तो पहला ऑप्शन हमारा मैच हो चुका है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट। करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि इक्वेशन के पेयर है, एक इक्वेशन वहां है, एक इक्वेशन यहाँ है, ठीक है। तो करते हैं a और b की वैल्यू फाइंड। एक इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा? x प्लस एक्स 2x, एक हो जाएगा प्लस का y, एक हो जाएगा माइनस का y, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और लिख देता हूँ 0, ठीक है। प्लस का y माइनस का y 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 6, ठीक है। तो 2 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, जो कि हो जाएगा 3। अब देखो अगर x की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू 3 है तो क्या हम x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हैं। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, देखो सेकंड इक्वेशन में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो x की जगह पुट करेंगे हम x की वैल्यू जो कि है 3 प्लस y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1, तो ये a का वैल्यू हम 3 नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम b का वैल्यू 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। a भी x के इक्वल है, 3 भी x के इक्वल है, तो 3 के इक्वल हो गया, b भी y के इक्वल है, और 1 भी y के इक्वल है, तो b 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1। अगर हम मैच करें तो चौथा ऑप्शन आप लोग देखो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1। करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। अपने तीसरे क्वेश्चन है हमारा, अरुणा हैज ओनली 1 rupee and 2 rupee coins with her. If the total number of coin that she has is 50 and the amount of money with her is rupees 75, then find the number of 1 rupee and 2 rupee coins
सब रेस्पेक्टिवली। देखो 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है अरुणा के पास। अगर उन कॉइन्स के नंबर की बात करें तो वो है 50, और अगर उन कॉइन्स की मनी वैल्यू की बात करें तो वो है 75। ठीक है, मतलब अगर मैं उन कॉइन को काउंट करूं तो वो मेरे पास सिर्फ 50 ही है, लेकिन अगर मैं उन्हें मनी के टर्म पे जोड़ूं, मतलब जैसे 1 और 2 3 ऐसे करके, तो मनी की वैल्यू उन कॉइन्स की 75। तो हमें इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स रेस्पेक्टिवली। 1 रुपए वाले के सिक्के कितने हैं और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो करते हैं फाइंड। लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बी x and 2 रुपी कॉइन बी y। अब देखो नंबर है, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज इज 50। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने कॉइन्स के नंबर की बात की है, ठीक है। मतलब 1 रुपी के इतने कॉइन्स हैं और 2 रुपी के इतने कॉइन्स हैं। अगर मैं उन दोनों कॉइन्स को ऐड कर दूं तो 50 है। तो एक क्वेश्चन हमारा आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 50। ठीक है, उन कॉइन्स का जो नंबर है वो 50 है। अगर मैंने 1 रुपी कॉइन के नंबर को x माना है और 2 रुपी कॉइन के नंबर को y माना है तो उनका प्लस 50 आएगा। और दूसरा बनेगा, अब देखो दूसरे में कहा है अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75। देखो 1 रुपी कॉइन के कितने नंबर हैं x, तो एंड 1 into x। ठीक है, देखो 1 रुपी के हमारे पास x सिक्के हैं, x कोई भी नंबर है, उतने सिक्के हैं, उसकी वैल्यू कितनी है 1, प्लस 2 रुपी के y नंबर ऑफ सिक्के हैं, उनकी वैल्यू हो जाएगी 2 into y। ठीक है, अगर मेरे पास 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो उनकी मनी वैल्यू कितनी हुई, मनी वैल्यू तो उनकी 10 हुई ना, क्योंकि मेरे पास 5 सिक्के हैं और एक सिक्का 2 रुपए का है तो टोटल हो गया 10। लेकिन यहाँ पे 2 रुपए का जो सिक्का है उसकी उनके नंबर है y। ठीक है, उनके नंबर से और 2 इंटू कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 2 के कितने सिक्के हैं मनी के टर्म में, और इन दोनों का जो टोटल है वो आ जाएगा हमारा 75, जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो अब बहुत ही आसानी से आ जाएगा हमारा। इसको और थोड़ा सिंपल करके लिख देते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 75। ठीक है, subtracting equation first from second। x में से x माइनस होगा तो 0, प्लस 2y में से 1y माइनस होगा तो 1y बचेगा, और 75 में से जब हम 50 माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, तो y की वैल्यू आ चुकी है 25। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो y की वैल्यू आ चुकी है, तो x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50। देन x की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, यानी कि x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू 25 ही है। ठीक है, और x और y हमने क्या माना था, x था 1 रुपी कॉइन के नंबर और y था 2 रुपी कॉइन का नंबर। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स रेस्पेक्टिवली। आ चुका है हमारा 25। चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन है हमारा करेक्ट। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ जिस पे ये इसका सॉल्यूशन बेस्ड है। हमें इन दोनों इक्वेशन के
जो न्यूमेरिक डिजिट होते हैं, जैसे 9 है, 3 है, 12 है, 18 है, 6 है, 26 है, इनका रेशियो लेना होता है और उनके रेशियो के अकॉर्डिंग उनके ये कौन सा वो सॉल्यूशन बना है वो आता है। मैं करके दिखा देता हूँ। अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये वाला। और अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो ये बनता है हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये इसमें जो हम A1/A2 देख रहे हैं, B1/B2 देख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं, अभी ये लेंगे। जैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इसमें पुट करूं तो यहाँ पे A1 है हमारा 9, A2 है हमारा 18, 3 है हमारा B1, 6 है हमारा B2 और 12 है हमारा C1 और 26 है हमारा C2। अगर हम इनको इस फॉर्मेट में पुट करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं 9/18 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 12/26। अब देखो ये तो हमारा कट के 1/2 आ जाएगा, ये भी कट के 1/2 आ जाएगा और इसे जब हम काटेंगे तो 6/13, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो आया है ये थर्ड वाला, जिसमें कि A1/A2 का जो रेशियो है वो B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। और जब हमारा ये वाला केस आता है तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है? नो सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आंसर हमारा आ चुका है। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स आर पैरेलल, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज कोइंसिडेंट, डी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो ये होता है इसमें जो लाइंस होती हैं, ठीक है, जब उन पॉइंट से जो लाइन बनती है वो होता है आप लोग का इंटरसेक्टिंग। और जब अब यहाँ पे A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ किया था। जब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, जब ये वाला केस होता है तो इसमें लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, जैसे लाइन के ऊपर ही लाइन। और जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2, जब ये वाला केस होता है तो इसमें बनता है हमारा पैरेलल लाइन। ठीक है। तो अगर हमारा केस इन दोनों का हो, यानी कि हमारी लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हो और कोइंसिडेंट हो, तो ये बनता है कंसिस्टेंट का। इसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर हमारा सॉल्यूशन पैरेलल हो तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इन इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ होती हैं वो लाइन कैसे पैरेलल होती हैं, कैसे इंटरसेक्टिंग होती है, वो हम करेंगे आगे ग्राफ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना समझो कि जब किसी भी दो इक्वेशन के जो A1 और A2 मतलब वो न्यूमेरिक डिजिट A1 और A2 का रेशियो अगर B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन प्रोड्यूस करता है। अगर A1 और A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल है और वो रेशियो C1/C2 के भी इक्वल है तो वो कोइंसिडेंट लाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो इक्वेशन। और अगर कोई दो इक्वेशन में A1 A2 इक्वल है B1/B2 के लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन पैरेलल लाइन
प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें इन दो केस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट और पैरेलल वाले केस को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अब हमारा क्वेश्चन है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कोई हमारा इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि ये वाला केस है कंसिस्टेंट है, देन द लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल तो इनकंसिस्टेंट का होता है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, नहीं, हर बार इंटरसेक्टिंग नहीं होता, कई बार कोइंसिडेंट भी होता है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, नहीं, कभी कभी इंटरसेक्टिंग भी होता है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंटरसेक्टिंग भी होता है, कभी कभी कोइंसिडेंट भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट। करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो करते हैं अपना 6th क्वेश्चन, ठीक है। अब हम एजर्सन क्वेश्चन कर रहे हैं। एजर्सन है हमारा, लाइन्स आर x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन्स इज पैरेलल। रीजन है, इफ पेयर ऑफ गिवन लाइन्स आर पैरेलल देन a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब देखो, इसे पकड़ते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है और c1/c2 के इक्वल नहीं होता, तो इसमें पैरेलल लाइंस बनती हैं। इसका मतलब ये है कि एजर्सन के हिसाब से जो रीज़न दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं इससे पहले से भी 2 क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने इस तरीके का डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं, बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों जो लाइन है। अब अगर हम इसे करके भी देख सकते हैं, देखो a1/a2 1/2 b1/b2 2/4, उसके बाद -4/-12। अब देखना, ये 1/2, ये भी कट के 1/2 आ जाएगा, लेकिन क्या ये कभी 1/2 आएगा? नहीं आएगा। ये हमारा ज़्यादा सही आएगा, हमारा 1/3, ठीक है। तो ये जब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में पुट किया तो पूरा मैच हो रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन की जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, और पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनके जो इक्वेशन के जो न्यूमेरिक डिजिट के रेशियो होते हैं और वो इस तरह से होते हैं, और वही हमारा आया है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्सन, ठीक है। बोथ आर करेक्ट बट एजर्सन इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्सन, ये तो गलती हो गया। इसमें लिखा है एजर्सन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स, ये भी गलत है, और बोथ आर फॉल्स, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर आ चुका है, चूँकि है पहला। एक और एजर्सन क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, एजर्सन अ स्ट्रेट लाइन इज़ जस्ट अ लाइन विद नो कर्व। एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन होता है जिसमें कोई भी कर्व ना हो। रीज़न कह रहा है, अ लाइन दैट एक्सटेंड टू बोथ साइड टिल इन्फिनिटी एंड हैज़ नो कर्व इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। एक लाइन है जो दोनों ही तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सटेंड्स टू बोथ साइड टिल इन्फिनिटी, कोई अंत नहीं है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एंड हैज़ नो कर्व्स। मतलब कर्व्स का मतलब ये नहीं कि आता गया फिर मुड़ गया और फिर सीधा हुआ, नहीं, एकदम स्ट्रेट जाया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट जाया जा रहा है दोनों तरफ से, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। एजर्सन में भी सही बताया, स्ट्रेट लाइन इज जस्ट अ लाइन विद नो कर्व्स। कोई भी लाइन जिसमें कोई किसी भी तरह का कर्व ना होता वो स्ट्रेट लाइन, वो एक लाइन होता है। रीज़न में दिया है, अ लाइन जो दोनों तरफ से बढ़ रहा हो, कोई भी लाइन जो दोनों तरफ से बढ़ रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा हो, और जिनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कर्व ना हो, उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारे, बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्सन। बी है, बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्सन। सी है, एजर्सन इज़ करेक्ट रीज़न इज़ फॉल्स। डी है, बोथ आर फॉल्स। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx + 3y प्लस ब्रैकेट में है 3 - c = 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 12x + cy - c = 0 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हम ये बात जानते हैं, जब इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है
तो जो इनका रेशियो होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों का ही रेशियो सेम होता है इनफाइनाइट रिमेनिंग सॉल्यूशन में। तो किसे कैसे करेंगे, देखो we know that in this case A1/A2, तो A1/A2 हो जाएगा हमारा C/12 इज इक्वल्स टू B1/B2, B1/B2 हो जाएगा हमारा 3/C, C1/C2 हो जाएगा हमारा 3 - C अपॉन -C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं सॉल्व। यहाँ पे C/12 3/C के भी इक्वल है और C/12 3 - C अपॉन -C के भी इक्वल है। तो एक बार हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो इन दोनों को जब लेंगे तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा C² इज इक्वल्स टू 12 3 36। तो C की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 6 और -6। अब जब हम A1/A2 इज इक्वल्स टू C1/C2 लेंगे, ठीक है, इन दोनों का, तब हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, माइनस का C² इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36 माइनस का 12C। अब देखो, क्या हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, C², ठीक है, इसको मैंने LHS से RHS में भेजा है और कुछ नहीं किया, -12C प्लस का 36। अब देखो, अगर मैंने स्प्लिट करके लिखूँ C² माइनस का 6C फिर माइनस का 6C प्लस 36, ठीक है, 6 और 6 12 और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव का 36 हो जाएगा। अब लेंगे हम कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा C - 6 और दूसरी बार लेंगे हम माइनस का 6 कॉमन, तो इस बार आ जाएगा C - 6। तो आगे आ जाएगा ये C - 6 और ब्रैकेट में C - 6। तो दोनों ही तरीक़ों से C की जो वैल्यू है वो 6 ही आएगी, ठीक है। एक बार हमने किया इन दोनों से, एक बार किया A1/A2 और C1/C2 से, एक बार करेंगे B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 से। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो अगर हम B1/B2 और C1/C2 देखें तो वो हो जाएगा हमारा -3C, उसके बाद इज इक्वल्स टू 3C - C का स्क्वायर। अब देखो, ये हमारा आ जाएगा C का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 6C। अब देखो, इसमें अगर हम C कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा, ये -C कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, -C ले लिया कॉमन, तो C - 6, ठीक है, यही आएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें या तो C की दो वैल्यूज़ मिलेंगी जिसमें एक होगा 0 और एक होगा 6, ठीक है। 0 कैसे होगा, अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू में 0 है, इसे हम वहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0 और C की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 और C की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हम तीनों ही केस में देख रहे हैं जो 6 है, पॉजिटिव 6, वो है कॉमन, ठीक है। तो हमने तीनों तरीके से फाइंड किया, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन सेकेंड में मैंने यहाँ पे आपको मिटा दिया, लेकिन मैंने वो समझाया था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड C इज इक्वल्स टू 6। आंसर करते हैं अपना 9th क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क में है, और अभी जो हमने 8th क्वेश्चन किया था वो भी
2 मार्क में था, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y = 5 एंड 3x + ky + 15 = 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो से इक्वल ना हो, ठीक है। We know that in unique solution a1/a2 is not equals to b1/b2। तो अब देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन से a1/a2 और a1/a2 और b1/b2 की वैल्यूज़ निकालें तो क्या यही नहीं निकलेंगी? a1 की वैल्यू आएगी वहाँ से 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। b1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 2 और b2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी k। अब देखो, अगर इनका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या है? k की कोई भी वैल्यू चलेगी, k की कोई भी वैल्यू चलेगी सिवाय 6 के, जो कि इस इक्वेशन, इस पेयर ऑफ इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। 6 के अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं k में तो ये जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, हैंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 6 for all values of k except 6 has the pair of linear equation for all values of k except 6 the pair of linear equation हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। गिव द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 9, राइट अनदर, ये शायद गिवन होगा। गिवन द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 9, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दीज 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। एक बार इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन बताना है। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। हमें एक इक्वेशन दिया है जो कि ये है, हमें एक ऐसा ही मिलता जुलता एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। हमें ऐसा ही एक लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करें हम तो उससे एक बार इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म हो और दूसरी बार, और एक और ऐसा इक्वेशन फाइंड करना जिससे दूसरी बार में कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म हो, ठीक है। हम जब कभी लाइन फॉर्म करते हैं हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है। एक इक्वेशन हमें उसने दिया है और दूसरा इक्वेशन पूछ रहा है जिसमें एक इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन प्रोड्यूस हो और दूसरी बार में एक ऐसा इक्वेशन दो जिसमें कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म हो, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन। तो करते हैं। फॉर इंटरसेक्टिंग a1/a2 should not be equal to b1/b2। अब देखो, एक इक्वेशन है 3x + 4y = 9। हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें जो हमारा a2 और b2 हो, वो उसका जो रेशियो हो वो a1/b1 के इक्वल ना हो। वो कब आएगा? जब हम इसके जगह कोई भी अलग डिजिट ले लेंगे। द इक्वेशन कैन बी 3x + 9y = 9, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं a1 और a2 ये हमारा जाएगा 3/3 और b1/b2 ये आ जाएगा हमारा 4/9, इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये इक्वेशन हमारा
चल जाएगा। और दूसरे में फॉर कोइंसिडेंट लाइन आप लोग चाहो तो इसे पुट करके देख लो इसमें, ठीक है, अनइक्वली आएगा। कोइंसिडेंट्स में होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। इसमें तीनों का रेशियो सेम होता है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें इस टर्म में फिट करेंगे तो कट कट के 1/2 आ जाएगा। द इक्वेशन कैन बी 6x प्लस 4 और 4 8y हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। आप चाहो तो इस इक्वेशन में हो जाएगा a1 a2 मतलब a1 b1 c1 हो जाएगा हमारा a2 b2 c2। जब आप लोग इसमें पुट करोगे तो इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। करते हैं अपना 11th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x + y = 3 एंड 4x + 2y = 6 आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है और बताना है कि जब इन इक्वेशन से हम लाइन प्रोड्यूस करेंगे ग्राफिकली तो वो पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। पता करते हैं। इफ़ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 then it will become coincident lines। अब देखो, अगर ऐसा होगा तब अगर हम ABC की वैल्यूज़ को यहाँ पर रखते हैं और मैच करते हैं A12 A24 A11 B11 B22 C1 3 और C2 6। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों का रेशियो 1/2 ही है, ठीक है, यानी कि तीनों का रेशियो मैच हो चुका है। क्लियरली the pair of linear equation have coincident lines, ठीक है। ये भी हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन था। चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कैसे पता करते हैं? देखो, हेयर A1 इज इक्वल्स टू 3, B1 इज इक्वल्स टू 2, A2 is equals to 6 and C2 is equals to -4. On comparing जब हमने कंपेयर किया तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 हेयर अब देखो, जब हमने A1/A2 के रेशियो को B1/B2 के जब हमने A1/A2 के रेशियो को B1/B2 के रेशियो से कंपेयर किया तो हमने देखा कि ये अनइक्वल है, ठीक है, इक्वल नहीं है। जब ये सिचुएशन होता है तो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, और जब लाइन इंटरसेक्टिंग बनती है तो वो हमारा
इनकंसिस्टेंट कंडीशन कहलाता है। हेंस द, ठीक है, फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे हेंस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, सिंपल था। अब हम लोग करेंगे अपने 3 मार्क क्वेश्चन। तो करते हैं अपना 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क का। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर से टोटल 3 मार्क का आएगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक 1 मार्क में आए और दूसरा 2 मार्क में आए। तो हम ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं? 3 मार्क वाले क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिक्स नहीं है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है कि 3 मार्क में भी एक क्वेश्चन आ जाए। इसी तरह से मैं आप लोगों को 4 नंबर में केस बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। वो इसलिए कराऊंगा क्योंकि हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन अपने में अलग होता है और आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है कि जैसा आपने 3 मार्क में क्वेश्चन किया उसी टाइप का है। हो सकता है कि आप लोगों को जो मैं यहाँ पे 5 मार्क वाले क्वेश्चन कराऊंगा कोई कॉन्सेप्ट उससे मिल जाए, है ना। तो आप लोग जो मेरे साथ 4 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन करोगे वो आपको बोर्ड में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे अभी छोड़ के मत चले जाना कि हमने तो 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए, अब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो करते हैं अपना 14th क्वेश्चन। अब देखना, इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ है जो बहुत अलग है, वो आपको पता चलेगा। 3 लाइन्स x plus 3y equals to 6, 2x minus 3y equals to 12 and x equals to 0 are enclosing a beautiful triangular park. Find the point of intersection and area of the park if all measurement are in किलोमीटर। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमें एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट बताना था, लेकिन यहाँ पे उसी मेथड से एक ट्रायंगुलर पार्क भी फाइंड करना है और उस पार्क का एरिया भी फाइंड करना है। तो करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को देखने को आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन एक में x की वैल्यू सिर्फ 0 है, यहाँ पे y है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। Here x plus 3y is equal to 6. First equation, 2x minus 3y is equals to 12. Second equation, x is equals to 0. Third equation. ठीक है, on putting x is equals to 0 वी गेट y इज इक्वल्स टू, देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y क्या देखने को मिलेगा 2। ठीक है, ये 0 है और जब इसको डिवाइड में भेजेंगे तो कट के 2 आ जाएगा। तो इसका बॉक्स बनेगा कुछ, सॉरी एक और भी काम करना है। एंड ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 x विल बी, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो इसका बॉक्स बनेगा जब हमने x 0 पुट किया तो y आया 2, जब y 0 पुट किया तो x आया 6। अब ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, ये जाएगा डिवाइड में तो ये आ जाएगा 4, लेकिन y माइनस में है तो आ जाएगा -4। ठीक है, 4 3 जा 12। वी गेट y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये आप लोग घर पे भी चेक कर सकते हो। आप लोग नॉर्मली y की वैल्यू 0 पुट कर दो और देखना x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू -4 ही आएगी। ठीक है, यहाँ मैं आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। एंड on putting y is equals to 0 we get x is equals to, ये पूरा पोर्शन 0 हो चुका है तो x आ जाएगा हमारा 12/6। ठीक है, तो इसका बॉक्स बनेगा जब x 0 पुट किया तो y आया -4
जब y 0 पुट किया तो x आया 6। अब थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉरी, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, सिर्फ x है। तो इसमें ये होता है कि हम x की वैल्यू तो हमें 0 रखना है, लेकिन y की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मान के इसकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी वो आपको ग्राफ पे बताऊंगा। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y मिला था 2, x की वैल्यू 0, y मिला 2, और जब y 0 पुट किया तो x मिला 6, जब y 0 पुट किया तो x मिला 6। तो एक लाइन हमारी बन गई ये, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y मिला था -4, और जब y 0 पुट किया था तो x मिला था 6, ठीक है। दोनों में एक वर्टिसेस कॉमन है। अब देखो थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है और y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। तो हम इस इक्वेशन में क्या मानेंगे जिससे ट्रायंगल बन जाए, हम इस पूरे को, कोई भी पॉइंट हो सकता है, y का -1 हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम ये मानेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसको क्वेश्चन में ट्रायंगुलर पार्क बताया गया है, ठीक है। तो अब करते हैं इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया फाइंड। अब देखो, अब मैं थोड़ा इसे मिटाऊंगा, ठीक है। तो करते हैं अपने ट्रायंगुलर पार्क का एरिया फाइंड, ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो, अगर इस ट्रायंगल को हम ऐसे समझें, ठीक है, तो ये उसका बेस का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया है, देखो 2 यहाँ और 4 यहाँ, तो टोटल 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर क्यों, मीटर क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का है किलोमीटर मानने के लिए, ठीक है। इफ़ ऑल द मेजरमेंट आर इन किलोमीटर। तो बेस है हमारा 6 और हाइट कितनी है, हाइट भी 6 है, ठीक है। यहाँ से बेस है, बेस से जब हाइट निकाली तो 6 × 3 18 किलोमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। करते हैं अपना 15th क्वेश्चन। तो करते हैं अपना 15th क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड हेंस कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पेयर मतलब इन दोनों का। हमसे कह रहा है कि ग्राफिकली इस इक्वेशन से जो लाइन प्रोड्यूस होगी उसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। इस इक्वेशन से जो लाइन प्रोड्यूस होगी उसे ग्राफ पे दिखाना है और वो लाइंस कंसिस्टेंसी हैं या इनकंसिस्टेंसी है उसे बताना है, ठीक है। तो करते हैं। तो लाइन बताने के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, करते हैं फाइंड, ठीक है। इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मानते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ लिख ही देता हूँ, हेयर x - 5y इक्वल्स टू फर्स्ट 2x - 10y। if x is equals to 0 in equation first, then y will be, x हमने 0 पुट किया है तो y आएगा 6 - 5, ठीक है, माइनस का, जिससे हम ये भी लिख सकते हैं देन y विल बी -6/5, जिसे हम 1.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 देन x will be
अगर y 0 हो जाता है, जब पूरा पोर्शन हो गया 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 6। इफ x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, देन y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 0, तो y आ जाएगा हमारा माइनस का 12/10, ये भी हमारा माइनस का ही आएगा, ठीक है, -1.2, और जो डिवाइड होने पे आएगा, ठीक है, यहाँ भी 1.2 आया, यहाँ भी 1.2 आया। अब करते हैं इन दोनों इक्वेशंस के, नहीं इसमें बचा हुआ है थोड़ा, एंड इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू, तो अगर हम y 0 रखते हैं, ठीक है, तो पूरा पोर्शन हो जाएगा 0 और x आ जाएगा 12/2 जो कि होगा 6, ठीक है। अगर इन दोनों का बॉक्स बनाएं, जब हमने x 0 पुट किया तो y आया माइनस का 1.2, और जब y 0 पुट किया तो x आया 6। दूसरे इक्वेशन में जब x 0 पुट किया तो y आया 1.2, और जब y 0 पुट किया तो x आया 6। ठीक है, तो ग्राफ हम बना चुके हैं, अब इन कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y है हमारा -1.2, वो -1.2 आएगा हमारा यहाँ कहीं। जब y 0 है तो x है 6, जब y 0 है तो x है 6, ठीक है। और दूसरे में तो इसका लाइन है, इसमें देखो जब x 0 है तो y है 1.2, x 0 y है 1.2, यहाँ भी माइनस का होगा, सॉरी मैं माइनस का साइन लगाना भूल गया था, ठीक है। जब x 0 है तो y है हमारा माइनस का 1.2, तो सेम पॉइंट। और दूसरी बार में भी जब y 0 है तो x है 6, जब y 0 है तो x है 6, तो सेम पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में हमने ये देखा, जो दोनों लाइन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट का मतलब लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम ये बात जानते हैं कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है और कोइंसिडेंस होती है तो वो होता है हमारा कंसिस्टेंट, लेकिन जब लाइन पैरेलल होते हैं दो लाइन, तब बनता है हमारा, तब होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। लेकिन इसमें तो लाइन कोइंसिडेंट है, ठीक है, ये तो कंसिस्टेंट का साइन है, और जब लाइन पैरेलल होते हैं वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो क्या बताना है हमें कि ये जो लाइन प्रोड्यूस हो रहा है इन इक्वेशन से वो कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमें लिखना है हेंस द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। करते हैं अपना 16th क्वेश्चन। तो करते हैं अपना 16th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। हमें इस इक्वेशन को फाइंड करना है और x और y की वैल्यू बतानी है। आप लोग को इक्वेशन देख के लग रहा होगा कि भैया ने ये क्या लिख दिया, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप लोग सीख जाओ आज कि इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे बहुत ही ईजिली सॉल्व करते हैं। लेट द 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b, ठीक है। हमने माना है कि 1/x a है और 1/y b है। तो अगर हम 1/x की जगह a पुट करें तो क्या, देन 21a प्लस 47b इज इक्वल्स टू, ये नहीं होगा, ज़रूर होगा। इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड 47a प्लस 21b इज इक्वल्स टू 162 नहीं होगा, ज़रूर होगा।
अब ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 21A प्लस 27A, तो ये आ जाएगा हमारा 68A प्लस 47B प्लस 21B, तो ये हमारा 68 आ गया, इज इक्वल्स टू 110 और 162, तो ये हो जाएगा हमारा 272। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या ये चारों 68 से डिवाइड नहीं हो रहे? ज़रूर हो रहे हैं। ठीक है, तो कर देते हैं डिवाइड। जब हम इसे 68 से डिवाइड करेंगे इन चारों को, तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस B और ये आ जाएगा 4। ठीक है, जब मैंने 68 से इसे डिवाइड किया तो मेरा 4 आया। साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, लेकिन जब हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे then we get a minus b is equals to 2। ठीक है, ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 कैसे आया, ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, लेकिन आप लोग जब घर पे इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करोगे तो एंड में आप लोगों को a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्या हम b की वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते, या यहाँ से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे a की वैल्यू को हम 2 प्लस बी नहीं लिख सकते? ज़रूर लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया मैंने, b को RHS में भेज दिया। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू a की वैल्यू, ठीक है, इन इक्वेशन इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो a की वैल्यू है 2 प्लस बी, तो a की जगह हम लोग लिखेंगे 2 प्लस बी और b की जगह b ही लिखेंगे 4। अब देखो 2 चला जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस, अब ये हो गया 2b इज इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, b की वैल्यू 1 आ चुकी है। जब b की वैल्यू 1 है और a प्लस बी 4 है, तो a की वैल्यू आ गया 3। इफ b इज इक्वल्स टू 1, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को आ चुका होगा। तो करते हैं अपना 17th क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो पढ़ते हैं। अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। ठीक है, अमित है, कोई भी एक आदमी है जो एक घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका जो लेआउट है वो हमें दिया हुआ है। द डिज़ाइन एंड मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज़ 95 स्क्वायर मीटर। इस लेआउट को इस अकॉर्डिंग तैयार किया गया है कि अगर हम दोनों बेडरूम और किचन के एरिया को प्लस कर दें तो वो होता है 95 स्क्वायर मीटर। इतना हमें गिवन है और इस कंडीशन पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे। पहला है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो फॉर्म करते हैं। देखो x प्लस 2 प्लस वाई 15 होगा, x प्लस 2 मीटर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर
माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x + y = 13 मीटर। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और एक और कंडीशन उसने हमें दिया है, देखो बेडरूम का एरिया, बेडरूम में रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है 5 मीटर, सॉरी ब्रीथ है 5 मीटर, लेंथ है x, तो लेंथ इंटू ब्रीथ 5x नहीं हो जाएगा, ठीक है। और 2 बेडरूम है तो 5x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x हो गया दोनों बेडरूम का एरिया। और उसमें मैं अगर किचन का एरिया प्लस कर दूँ, या मैं पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हमने लिख लिया 2 बेडरूम का, तो 2 बेडरूम कितना आया था 2 इंटू, एक बेडरूम का है 5 इंटू x, ठीक है, 5x प्लस, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। तो किचन का एरिया आ जाएगा 5 इंटू वाई, 5y = क्वेश्चन में हमें गिवन है 95 स्क्वायर मीटर। इक्वेशन हमें एम लेना, ठीक है। अब देखो इसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं 10x + 5y = 95, जो कि हमारी आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को देखते हुए हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दिया, जिसमें एक इक्वेशन हमारी है ये और एक इक्वेशन है हमारी ये। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखो हमें आउटर बाउंड्री का लेंथ फाइंड करना है। आउटर बाउंड्री मतलब इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ। अब देखो जो ये लेंथ है वही ये लेंथ होगा, तो 15 + 15 2 इंटू 15 प्लस जो ये लेंथ है वही ये लेंथ होगा, और ये टोटल कितना है 5 + 5 10 + 2 12, 2 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 30 + 24 54 मीटर आंसर, ठीक है। अब करते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन करने के लिए फिर से मिटा देते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन। देखो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड किए थे, अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें, अब वो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये आप लोग को मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग घर पे उन इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आप लोग को मिलेगा फ्रॉम सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इसके, तो इसमें आप लोगों को मिलेगा x की वैल्यू है 6 और एंड y की वैल्यू है 7, ठीक है। अब मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पे 2 इक्वेशन फाइंड की थी, जब आप लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 6 और y की वैल्यू आएगी 7। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, क्योंकि करना तो आप लोग को आता ही है। अब देखो क्या पूछा है हमसे, एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन। ईच मतलब दोनों का नहीं, एक का। तो बेडरूम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेडरूम एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ x है जो कि आ चुका है 6, ब्रीथ 5 है, तो 6 मीटर इंटू 5 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारा 30 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ किचन, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो 5 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, ये स्क्वायर गलती से लग गया था, ठीक है। ये ना भी लगाओ तो चलेगा, ये इसे नहीं लगाते, या तो स्क्वायर मीटर लिखते हैं, तो मीटर मैंने स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम। अब देखो इसे करने के लिए भी इसे हमें मिटाना पड़ेगा। लिविंग रूम, अगर मैं इस एरिया में से
अगर मैं इस एरिया में से ये छोटा सा एरिया माइनस कर दूँ तो हमारा लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा। तो करते हैं। अब देखो इस पूरे का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है 15 मीटर और ब्रीथ है 7 मीटर। माइनस ये आ गया इस पूरे का एरिया और इसका एरिया करते हैं माइनस। अब देखो ये 5 है, ठीक है, और जो लंबाई इसकी है वही इसकी भी है, और ये x था और x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, वो क्या था हमारा 6, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा 5 इंटू 6। तो 7 इंटू 15 होता है 105 माइनस 6 5 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब 105 में से हम लोग 30 माइनस करेंगे तो वो आएगा हम लोगों का 75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो करते हैं अपना एक दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन। तो करते हैं अपना 18th क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड है। जॉन एंड जीवांती आर प्लेइंग विद द मार्बल्स इन प्ले ग्राउंड, ठीक है। जॉन और जीवांती कोई लड़का लड़की हैं, वो किसी प्लेग्राउंड में मार्बल्स से खेल रहे हैं। मार्बल्स मतलब पिट्ठू जिसे हम कहते हैं। दे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स एंड जॉन हैज़ 15 मार्बल मोर देन जीवांती, ठीक है। उन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं और जॉन के पास जीवांती से 15 मार्बल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देख के हमसे पूछा 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड, ठीक है। तो पहले हम इसे ही फाइंड कर लेते हैं। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। तो कहा इसने नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड, तो पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। जीवांती के पास जितने भी मार्बल्स होंगे उसे हमने एक्स एज्यूम किया। अगर जीवांती के पास एक्स हैं तो जॉन के पास कितने होंगे, जॉन के पास तो जीवांती से 15 ज़्यादा है, ठीक है, 15 मार्बल ज़्यादा हैं। देन जॉन हैव 15 प्लस एक्स, ठीक है। और टुगेदर जीवांती के भी प्लस जॉन के भी टोटल है 45 मार्बल्स। तो अब देखो x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 15 और 15 हमने क्या माना था, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। और करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। अब देखो, ठीक है, यहीं पे मैं ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा यहीं आ जाएगा, इसलिए मिटा नहीं रहा। अब देखो जॉन के पास है 15 प्लस एक्स। इफ जीवांती हैव हैड 15 marbles, then John have 15 plus 15 is equals to 30, ठीक है। 15 जीवांती के पास है और जॉन के पास जीवांती से 15 मोर हैं, तो टोटल हो गए 30, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में लिखा है इफ़ 45 इज रिप्लेस्ड बाय 55 देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती है। देखो 45 क्या है, 45 है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। जॉन के और जीवांती के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45। लेकिन अगर हम 45 ना लिख के 55 लिखें तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स होंगे। तो करते हैं, देखो इक्वेशन हम बना चुके हैं, हमें पता है x है जीवांती के पास कितने मार्बल्स हैं और x प्लस 15 ये है
जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं हमें कुछ नहीं करना, इज इक्वल्स टू में 45 की जगह 55 लिख देना। एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना है, या फिर इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड या जीवंती हैव इज एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 और डिवाइड होकर चला जाएगा 20। ठीक है, आगे आप लोगों को अब पढ़ते हैं इसका फोर्थ पार्ट में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड, इसके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। ठीक है, अगर उन दोनों के पास टोटल 55 हैं तो जीवांती के पास तो 20 होंगे, जॉन के पास कितने होंगे, तो जॉन का हम जानते हैं, जॉन के पास जीवांती से 15 मोर हैं, तो जॉन हैव 20 प्लस 15 35 मार्बल्स आंसर। ठीक है, तो हम करेंगे अपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में आता है। फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम। ठीक है, उत्तराखंड फ्लड विक्टिम का मतलब ये कि उत्तराखंड फ्लड मतलब होता है बाढ़ में जो लोग घायल हो जाते हैं उनके लिए 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ क्लास 10th कंट्रीब्यूटेड 1500 रुपीज़। ठीक है, उत्तराखंड के जो लोग बाढ़ में घायल हो गए थे उनके लिए क्लास 10 सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों ने 1500 रुपये कंट्रीब्यूट किए। इफ़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 10th ए वॉज 100 रुपी लेस देन द 10th बी, फाइंड द ग्राफिकली द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द सेक्शन। ठीक है, हमें ग्राफिकली बताना है कि दोनों सेक्शंस ने कितना कितना पैसा दिया, और इसे कैसे करेंगे, करते हैं सॉल्यूशन में। देखो, लेट द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एक्स 10th A is X and by 10th B is Y। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि क्लास 10th A के बच्चों ने X रुपी डोनेट किया और क्लास 10th B ने Y रुपी कंट्रीब्यूट किया। अब देखो क्या लिखा है, टोटल दोनों ने मिले कितना किया, 1500 रुपये। तो एक कंडीशन बन जाएगी, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, क्या लिखा है, क्लास 10th A वॉज, ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लास 10th A वॉज 100 रुपी लेस देन द 10th B। यानी कि क्लास 10th A के बच्चों ने 100 रुपये 10 मैंने बोल दिया, 100 रुपये कम दिया है 10th B से। ठीक है, तो B का क्या है, Y। अगर मैं y में से x माइनस कर दूं तो 10 ही तो आएगा। ठीक है, सेक्शन बी के बच्चों ने कितना पैसा दिया, सेक्शन ए के बच्चों ने कितना पैसा दिया, तो 100 ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि जो 10th ए के बच्चे हैं उन्होंने 10th बी से 100 रुपये कम दिया है। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू, ये 0 तो y आ गया 1500, एंड ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये पूरा 0 तो ये 1500 आ गया। ठीक है, अब देखो, ऑन इक्वेशन सेकेंड, if we put x is equals to 0, y is equals to, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y आएगा 100, एंड इफ y is 0 देन
x इज इक्वल्स टू y0, तो x आ जाएगा माइनस का 100। ठीक है, अब देखो इसका बॉक्स भी बनाना पड़ता है हमें, बॉक्स बना लेते हैं। x की वैल्यू जो हमने 0 पुट की तो y आया 1500, और जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x आ गया 1500। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में हुआ था अगर x 0 था तो y आया था 100, और जब y 0 था तो x आया था माइनस का 100। ठीक है, कुछ नहीं करना ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे निकले हैं उसको करना है ग्राफ पे पुट। ठीक है, तो ग्राफ हमारा बन चुका है, अब करते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट। जब x 0 है तो y 1500 है। ठीक है, x 0 y 1500, जब y 0 है तो x 1500, जब y 0 है तो x 1500। तो एक लाइन हमारा जाएगा ऐसे। अब देखते हैं दूसरा लाइन क्या है। जब x 0 है तो y है हमारा 100, तो 100 हमारा जाएगा यहाँ कहीं, और जब यहाँ पर मैंने y लिख दिया है, सॉरी यार। ठीक है, अब मैंने 0 की जगह y लिख दिया था, फिर मैंने उसे 0 कर दिया। ठीक है, जब हमने y 0 पुट किया तो x आया माइनस 100। तो ये जो लाइन है वो जाएगी एकदम ऐसे। ठीक है, अब देखो ये कट कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट का और यह है इक्वेशन सेकंड का। अब अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो x को कट कर रहा है 700 पे और y को कट कर रहा है 800 पे। ठीक है, अब देखो हमने क्या माना था, अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है 10th A ने x और कंट्रीब्यूट किया है 10th B ने y, और उस हिसाब से दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया था। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये आया हमारा x। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ही तो है 700 और y कोऑर्डिनेट है 800। इसका मतलब ये मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो एंड में हम लोग लिखेंगे हैंस द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय 10th A is ₹700 and by 10th B is ₹800। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो करते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन, तो करते हैं अपना 20th क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है अपना 7 टाइम्स, और ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit. If the difference of digits is 3, determine the number। कोई भी नंबर है जो 2 डिजिट नंबर है, देखो जैसे 32 है तो ये होता है इसका 10th डिजिट, ये होता है 1st डिजिट। ठीक है, कोई भी ये जैसे नंबर है क्या लिखा है 7 टाइम्स, अगर हम इस नंबर का 7 टाइम्स कर दें वो इक्वल होता है इसके 4 टाइम्स इसको रिवर्स करने के बाद। ठीक है, या मैं आपको जब सॉल्यूशन कराऊंगा आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा सॉल्यूशन ही करते हैं। 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स। ठीक है, लेट द टेंथ डिजिट नंबर बी y and once डिजिट नंबर भी x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर 10x, सॉरी y, 10 डिजिट पे y है 10y प्लस x। अब ये कैसे आया,
एक बार बताऊँगा आपको, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। रिवर्स क्या है, तो 10x प्लस वाई किया है, ठीक है। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर एक दूसरा लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। अब देखो, ये 10y प्लस एक्स है और ये 10x प्लस वाई है। मैंने 10y प्लस एक्स क्यों लिया है, सपोज जैसे ये 21 है, मुझे 21 लिखना है, कैसे लिखूँगा, 1 डिजिट को तो 1 लिखूँगा, प्लस 2 अगर मैं कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा हमारा 3, लेकिन जब मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 1 करूँगा तभी तो मेरा 10 डिजिट नंबर आएगा। तो उसी तरीके से 10 डिजिट नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया और 1 डिजिट को नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो एंड में रहता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे डिजिट को रिवर्स कर दिया, x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, और 7 टाइम्स 4 टाइम्स वाला आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। करते हैं इसे फर्दर सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा 70y प्लस 7x इज इक्वल्स टू 40x प्लस 4y। अब x को करेंगे वहाँ और y को करेंगे यहाँ। तो 70y माइनस 4y हो जाएगा हमारा 66y इज इक्वल्स टू 40x माइनस 7x हो जाएगा 33x। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 66y माइनस 33x इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इस इक्वेशन को 33 से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 2y माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसे हम लोग मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इसने कंडीशन दिया लिखा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज़ 0, ठीक है। हमने 10 डिजिट माना था, 2 डिजिट नंबर है और उन 2 डिजिट के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो एंड कैन बी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और हम इसे ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ठीक है। कुछ नहीं किया, माइनस का जो y था उसे LHS से RHS में भेज दिया। अब देखो x की वैल्यू आ चुकी है, क्या हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे है 2y माइनस एक्स, और x की जगह में पुट करना है 3 प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो ऑन यूजिंग दिस इक्वेशन 2y माइनस यहाँ उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसे जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2y माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 2y पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यह आ जाएगा y, और ये LHS से जाएगा RHS में, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखो y की वैल्यू आ चुकी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में है x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, और y की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। अब देखो हमने 10th डिजिट माना था y और 1st डिजिट माना था x, हैंस द 2 डिजिट नंबर इज 10 डिजिट पे क्या है, 1st डिजिट पे है 6, तो पहले लिखते हैं 6, और 10th डिजिट पे है 3, 36 आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे, मज़ा आया होगा,
और अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगला लेक्चर बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 4th चैप्टर है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।